अरे वाह भाई वाह, आज तो 2 पैसे की प्राप्ति हो गई यार। ए भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? बाप का माल है क्या तुम्हारे? देख, बाप का हो या आपका, अपने को तो अपने हिस्से से मतलब है। अरे किस बात का हिस्सा भाई? है कौन तू? मैं हूं इनकम टैक्स, नाम तो सुना ही होगा। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं और आप भी यार इनकम टैक्स से परेशान आ चुके हैं, आप जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स कैसे काम करता है और आप कैसे अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सरकार आपसे कहती है कि यार जो हम आपको टैक्स करेंगे ना, वो 5 हेड्स के अंडर करेंगे। भाई आपकी कुछ कमाई हो सकती है सैलरी से हो, उसके बाद कुछ कमाई हो सकती है आपकी हाउस रेंट से हो, हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आती है तो कोई रेंटल इनकम आपकी हो तो वो टैक्स होगी। उसके बाद क्या हो सकता है, आप कोई प्रोफेशन करते हो या बिजनेस करते हो तो उससे जो कमाई आपकी आ रही है। फिर उसके बाद कुछ कमाई आपकी हो सकती है कि यार कैपिटल गेन से आ रही हो। कैपिटल गेन बेसिकली क्या हो गया कि आपने कोई एसेट खरीदा था और वो एसेट बेचा, तो वो बेचने पर जो आपकी कमाई हुई, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, कोई लैंड खरीदी थी, अब उसको आपने बेचा, जो उसका गेन हुआ उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। या फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक्स खरीदे थे, उसको बेचा, उसके ऊपर गेन हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी कमाई हुई है, वो अदर सोर्सेज के हेड के अंदर आपकी टैक्सेबल होगी। अब टेक्निकली क्या हुआ, 5 हेड के अंदर जो आपकी कमाई हुई उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। लेकिन सरकार क्या कहती है कि अगर आप कुछ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जहां जहां पे हम बताते हैं कि यहाँ पे पैसा लगा लो, यहाँ पे पैसा लगा लो, तो उतनी कमाई के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, तो उतनी आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं और फिर आपके ऊपर नेट टैक्सेबल इनकम आती है, जिस कमाई के ऊपर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि यार ये ITR भरना जरूरी भी है मेरे लिए? तो देखो यार, एज पर गवर्नमेंट लॉ तो अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर की कमाई है सालाना, तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी उससे कम भी कमाई है तो आप अपनी नील की रिटर्न भर दो कि भाई मेरा कोई टैक्स बनता नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैंने 1,80,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल कमाए, तो उसकी रिटर्न भर दो। उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसका रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई धंधा स्टार्ट करा, अब उसमें क्या है, आपका लॉस हो गया कुछ। मेरा एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए का लॉस इस साल करा है। अब अगले साल क्या है, मैं उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं इस बार ITR भरूंगा तो मैं उसमें दिखा दूंगा कि मैंने 1 लाख रुपए की लॉस बियर करा है। अब उस 1 लाख को मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करूंगा और जब मैं अगले साल फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए कमाऊंगा, तो मैं सरकार को क्या कहूंगा कि भाई 3 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, उसके ऊपर आप समझो 1 लाख रुपए का पीछे का लॉस मैंने कैरी फॉरवर्ड करा है। अब आप जो मेरे से टैक्स लेंगे वो 2 लाख रुपए के ऊपर लेंगे। उसके बाद आपके पास फायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई लोन चाहिए, अब आपके बैंक के पास जाओगे, NBFCs के पास जाओगे, तो सबसे पहले आपकी ITR मांगेंगे कि भी आपका इनकम प्रूफ क्या है। या बहुत बार क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल वीज़ा के लिए अप्लाई करा, तो आपकी जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है ना, अगर ITR आपकी लगी होगी तो बहुत फास्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, बहुत बार क्या होता है कि आपका कोई पेमेंट्स आई, वो TDS कट के आई, यानी किसी बंदे ने आपका टैक्स काटा और वो सरकार को जमा कर दिया आपके बिहाफ पे और बैलेंस की पेमेंट आपको दे दी। अब आपका तो कोई टैक्स बनता ही नहीं था, लेकिन सरकार के पास कुछ टैक्स पड़ा है आपके बिहाफ पे जो उस बंदे ने डिपॉजिट करा है। अब आप उसको क्लेम कैसे करोगे? वो ITR भर के ही करोगे और वो जो आपका टैक्स है वो रिफंड आएगा। अब आप ITR भरते ही नहीं तो वो टैक्स आपका लॉस के रूप में चला जाएगा, आपकी कॉस्ट चला जाएगा, वो कभी भी आपके पास वापस आ ही नहीं पाएगा। शॉर्ट में समझो, कहीं भी अगर आपको ITR दिखानी है, मतलब इनकम प्रूफ अगर कहीं भी दिखाना है, तो आपको ITR की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब सरकार आपसे क्या कहती है कि यार जो आपकी टोटल टर्नओवर हुई है उसमें से आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस तो माइनस कर दो, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दो, और जो आपकी बची हुई कमाई फिर आती है उस कमाई के ऊपर आप टैक्स देंगे। ये वही कमाई है जो थर्ड वाले हेड, जो शुरू में हमने हेड्स की बात करी थी, जो थर्ड हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहां पे चली जाएगी आपकी कमाई। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार मैं तो एक जगह से सैलरी ड्राइव कर रहा हूँ, तो क्या मैं साथ के साथ एक बिजनेस भी चला सकता हूँ? सरकार मेरे को अलाउ करती है? देखो, सरकार पूरा अलाउ करती है। सरकार कहती है 10 धंधे चलाओ, 20 धंधे चलाओ, मेरा पैसा टाइम से आना चाहिए, मेरा टैक्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। कितना ही धंधा आप चला सकते हो। लेकिन ऑन अ प्रैक्टिकल स्केल अगर देखें तो बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि यार अगर आप मेरे यहाँ फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड एक बिजनेस नहीं कर सकते। ये तो हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो तो आपने हो सकता है कि कैपिटल गेन की कमाई कर ली हो, या हो सकता है कि आप कहीं से रेंटल इनकम ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आप डेडिकेटेड किसी और बिजनेस पे वर्क नहीं कर सकते। उसका रीजन मैं बताता हूँ, अपने केस के हिसाब से ही बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा वीडियो एडिटर है अभी इसी यूट्यूब का काम का, तो हमने उसको बोला हुआ है कि यार फॉर एग्जाम्पल आप फुल डे हमारे पास काम करते हो, तो शाम को अगर आपको साइड बाय साइड कोई और काम करना है, किसी और की वीडियो एडिटिंग करनी है या छोटा मोटा धंधा चलाना है, तो आप नहीं चला सकते। उसको रिस्ट्रिक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यार उसका स्प्लिट फोकस हो जाएगा। अभी अगर उसका फोकस हमारे धंधे पे है तो वो बिल्कुल
क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन का गेम है यार, तो पूरा का पूरा फोकस आपको एक ही बिजनेस के ऊपर चाहिए। अब अगर उसका स्प्लिट फोकस होगा, वो कहीं और भी ध्यान दे रहा है, तो हमारे काम में कहीं ना कहीं क्वालिटी में फर्क आएगा। हम चाहेंगे कि यार अगर तुझे 100 रुपये वहाँ से मिल रहा है तो 100 रुपये हमारे से ले ले, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे काम के साथ साथ आप साइड बाय साइड दूसरा बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल है कि एक एम्प्लॉयर आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है साइड बाय साइड कोई और बिजनेस चलाने के लिए। अब सरकार आपको क्या कहती है कि यार आप अपना ना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके हैं, कैश मेथड और एक्रूअल मेथड। उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। और जब आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो साल के एंड में आपका एक पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और एक बैलेंस शीट बनेगी। तो मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कैसे ऑपरेट होता है। तो हम आए एक ये पीएनएल मैंने पकड़ लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मेरे जानने वाले का ही है। ये 1 अप्रैल 2022 से 16 फरवरी 2023 तक है। इसमें फॉर एग्जांपल मोटा मोटा देखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने की जरूरत नहीं, बचा हुआ अकाउंटेंट और सीए देखेगा, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। फॉर एग्जांपल हमने सेल करी, अब इसने क्या है 93 लाख रुपीज़ की सेल करी है, 93,77,659 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज, 59 पैसा टू बी प्रिसाइज। तो इतनी इसने सेल करी। अब इसके कुछ खर्चे हुए होंगे इसको सेल करने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हम इसमें अभी नहीं जाएंगे। सिर्फ हमें ये देखना है कि यार हमने कुछ खर्चे करे होंगे। तो हमने क्या है, कुछ माल की परचेजिंग करी है, कुछ हमने एक्सपेंसेस करे हैं, जैसे कि फ्रेट इनवर्ड, जो हमारा माल आया होगा उसका हमने भाड़ा दिया होगा, हमने वेजेस एंड लेबर दिए हैं। उसके बाद बहुत सारे खर्चे करें, देखो बैंक, प्रिंटिंग, सैलरीज दी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अकाउंटिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, सेल्स प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, ट्रैवलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। हर बिजनेस का अलग खर्चे हो सकते हैं। अब सरकार आपसे क्या कहती है कि आपको 93 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स नहीं देना है, आपको जो टैक्स देना है मेरे को 12,80,000 रुपए के ऊपर देना है। और ये अभी सिर्फ हमने बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस करे, हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करी है। अब एक बार हमने टर्नओवर से बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस कर लिए, अब क्या है, हम डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन को जो लोग नहीं समझते, एक बेसिक समझते हैं पहले कि एक एसेट क्या होता है, एक एक्सपेंस क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल यार मैं धंधा चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे को कोई प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पेन वगैरह आया, पेंसिल वगैरह आया, कुछ सामान आया जो कि मैंने लाया, कंज्यूम करा और उसी फाइनेंशियल ईयर में कंज्यूम करके बिजनेस का एक्सपेंस बना दिया, यानी बिजनेस का खर्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक टेबल लाया अपने ऑफिस के लिए, तो वो 1 साल के अंदर अंदर तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, वो तो 5-7 साल इस्तेमाल होगी, मेरे बिजनेस को फायदा देगी, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रमोट करने में फायदा देगी, बिजनेस को बढ़ाने में फायदा देगी। तो अब उसको 1 साल से ज़्यादा का खर्चा एलोकेट करना है। तो सरकार क्या कहती है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज़ की एक फिक्स एसेट ली, फर्नीचर ही ली, टेबल ली, अब आप 100 रुपये उस खर्चे को इसी साल बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसका फायदा फॉर एग्जाम्पल 5 साल में उठाओगे। तो 5 साल में उठाओगे तो एक तरीके से थोड़ा थोड़ा उस खर्चे को एलोकेट किया जाएगा और वो डेप्रिसिएशन हो गया। अब डेप्रिसिएशन का ना फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के हिसाब से रेट्स दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीन है तो उसके ऊपर 15%, या आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया, या आपका बिल्डिंग हो गया, उसके ऊपर 10% का कर सकते हैं आप। इंटेंजिबल्स आपके हो गए वो 25% हो सकते हैं, और अगर आप व्हीकल्स हो गए तो 40% का आप डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर सकते हैं। एक बार आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, आपकी टोटल टर्नओवर थी, उसमें से आपने बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस करे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। वो कमाई जो आपकी पीजीबीपी यानी हेड के अंदर, जो थर्ड हेड हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, उसके अंदर टैक्सेबल होगी। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम पे पहुंच गए। अब हम देखेंगे कि यार कौन कौन से हम डिडक्शंस ले सकते हैं। अगर डिडक्शंस का आपको इन डेप्थ जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने सभी डिडक्शंस की बात करी है। लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको बताया तो जो मोस्ट कॉमन डिडक्शंस होती है, जो लगभग हर बंदा लेता ही लेता है। सबसे पहले तो एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाती है अगर आप कुछ पैसा फॉर एग्जाम्पल यूलिप में डालते हो, पीपीएफ में डालते हो, या ईएलएसएस में डालते हो। ये बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैं एक बार लिस्ट दे देता हूँ कि कौन कौन सी स्कीम्स है। उसमें अगर आप पैसा डालते हो तो 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं। यहाँ तक कि ट्यूशन फीस जो होती है आपकी, उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है इसी सेक्शन के अंडर, या आपका कोई होम लोन होता है उसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट की मिल जाती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इधर। उसके बाद फिर सेक्शन 80D होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है। हर बंदा क्या है, एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलता है, तो उसका जो प्रीमियम होता है, उसका खुद का, उसके स्पाउस का और उसके चिल्ड्रन का, तो उसका भी वो डिडक्शन ले सकता है अप टू 25,000, और ये लिमिट अप टू 75,000 भी जा सकती है अगर उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं। सेक्शन 80D के अंदर ही 5,000 रुपये का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। अब फॉर एग्जांपल आप 35-40 साल के हो गए तो यार आप फुल बॉडी चेकअप भी कराओगे, कुछ चीज़ें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के कराओगे, तो आप 5,000 रुपये का इजीली डिडक्शन इसका ले सकते हो। फिर सेक्शन 80E में भी होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एजुकेशन लोन लिया था, अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था, तो अब उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो एज अ डिडक्शन आप ले सकते हैं। एक एनपीएस के लिए, सिर्फ अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो एक एडिशनल 50,000 का भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। और फिर 80 वाले सेक्शंस में नहीं डिडक्शन में, लेकिन आपके हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर, जो हमने 5 हेड बात करे थे, हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर ही अगर आप कुछ
होम लोन दे रहे हैं उस पर जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर आपको इंटरेस्ट का लॉस भी बुक हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी में आपने रेंटल इनकम तो कोई कमाई नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए का आपने सालाना होम लोन पे ब्याज दिया है, तो टेक्निकली क्या है, हाउस प्रॉपर्टी आप -2 लाख रुपए की कमाई दिखा सकते हो, तो वो आपको 2 लाख का बेनिफिट ही मिलेगा। अब एक बार हम समझ गए कि यार हमारी डिडक्शंस इतनी हो गई, हमने डिडक्शंस ले ली, तो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई। ये टैक्सेबल इनकम वो हो गई जिसके ऊपर हम सरकार हमारे से टैक्स मांगेगी। अब जो आपकी कमाई होती है वो स्लैब रेट टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से टैक्स होगी कि भाई आपको पता चल गई इतनी कमाई पे टैक्स देना है, आप कितने % के हिसाब से टैक्स देना है। अब यहाँ पे सरकार ने ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। छोटा व्यापारी काम धंधा करेगा या इन सब में लगा रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, ओल्ड रिजीम में चले जाओ या न्यू रिजीम में चले जाओ। ओल्ड रिजीम बेसिकली क्या हो गया, एक अलग टैक्स रेट्स हो गए, और न्यू रिजीम में अलग टैक्स रेट्स हो गए। न्यू रिजीम में सरकार क्या कहती है कि भैया हम आपसे ना थोड़ा सा कम टैक्स रेट्स लेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो ये है कि कौन सा बेटर है वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन 90 to 95% केसेस में ओल्ड रिजीम ही बेटर होता है। हम ओल्ड रिजीम की ही बात करेंगे। ओल्ड रिजीम में मोटा मोटा समझने वाली बात यह है कि जो स्लैब रेट का टैक्सेशन चलता है वो ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल मैंने 6 लाख रुपए कमाई और मेरे स्लैब रेट के हिसाब से यार 20% आ रहा, तो अब मुझे 20% इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। भाई टैक्स इस हिसाब से ही चलेगा कि फॉर एग्जांपल जो मेरी पहली कमाई है 2.5 लाख रुपए की, वो तो टैक्स फ्री है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दूंगा मैं। अगले जो 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर 5% टैक्स देना, तो 12,500 रुपए टैक्स दूंगा। और फिर जो बचा हुआ 1 लाख रुपए, जो 5 से 6 लाख रुपए की मैंने कमाई करी है, उस पर 20% यानी 20,000 रुपए टैक्स दूंगा। तो टोटल आप समझो 12,500 और 20,000 मेरा 32,500 रुपए टैक्स हो गया। अब जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि गवर्नमेंट हमारे से एक्सपेक्ट करती है कि हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी मेंटेन करें बिजनेस की, और वो हम 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक कैश मेथड होता है, एक अक्रूवल मेथड होता है। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। वैसे तो अक्रूवल मेथड ही मार्केट में चलता है। कैश मेथड बेसिकली क्या हो गया कि जब एक्चुअल में खर्चा हो रहा है या एक्चुअल में कमाई हो रही है तभी मैं रिकॉर्ड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कुछ सेल करी, अब मैंने सेल करी फॉर एग्जाम्पल आज, लेकिन मेरी पेमेंट आई 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद ही मैं उसको सेल मानूंगा। ऐसे ही मेरा एक्सपेंस है, भाई मैंने खर्चा तो आज के डेट में कर दिया, मैंने कोई चीज़ खरीद ली, लेकिन मैं उसकी पेमेंट अगले हफ्ते दूंगा। जब अगले हफ्ते दूंगा तब मैं उसको एक्सपेंस बुक करूंगा। तो टेक्निकली ट्रेडिशनली आप समझो नॉर्मली सभी लोग अक्रूवल मेथड ही चलते हैं, क्योंकि अक्रूवल मेथड बेसिकली क्या होता है, जब खर्चा अक्रू हो जाता है या आपकी इनकम अक्रू हो जाती है यानी ड्यू हो जाती है। फॉर एग्जांपल क्या है कि भैया मैंने आज सेल कर दी तो मेरी कमाई तो हो गई, जो मैंने उस पर कमाना है वो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे खड़ा भी हो गया। सिर्फ ये कि पैसा 10 दिन बाद आएगा, वो एक अलग बात है। या फॉर एग्जांपल एक्सपेंस है, आज की डेट में मैंने कोई आइटम खरीद ली तो मैंने खर्चा कर दिया है, उसकी पेमेंट मैं अगले हफ्ते दूंगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज की डेट में खर्चा बुक हो गया, तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो आज खर्चा या मेरी कमाई बुक हो गई यानी अक्रू हो गई, ड्यू हो गई या लेनी ड्यू हो गई, तो वो अक्रूवल मेथड के हिसाब से चलती है। मार्केट में अक्रूवल मेथड ही बेसिकली चलता है, और मैं भी आपको कहूँगा कि यार अक्रूवल मेथड ही आप यूज़ करें। इसके साथ साथ एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सरकार कहती है, सरकार ये भी कहती है कि अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल है तो आपको प्रॉपर एक टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा एक सीए से। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हो कि यार ये तो बंदा पागल ही हो जाएगा, यार मैं अपना धंधा करूं या इन्हीं सभी चीज़ों में लगा रहा हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करूं, ऑडिट भी करूं, इस तरह कैश मेथड, इस तरह अक्रूवल मेथड, ये वो ये टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका एक मैं आपको सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। एक बहुत बढ़िया सेक्शन है 44 AD करके, जो कि छोटे व्यापारियों के लिए तो स्पेशली एक वरदान के रूप में है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो या HUF हो यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तो आप इस सेक्शन को अवेल कर सकते हो। इसकी एक कंडीशन ये है कि आपकी टोटल जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम रहनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सालाना एनुअल टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। इसमें बेनिफिट क्या है कि भाई सरकार कहती है कि हम आपकी इनकम को प्रिज्यूम कर लेंगे, ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे आप दिखाने के लिए कि मैंने इतना कमाया है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं, और ना ही आपको टैक्स ऑडिट के चक्कर में जाने की जरूरत है, सीए के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, ना ही आपको क्या नाम है सीए की फीस भरने की जरूरत है। इसके लिए ITR भरने के लिए जो देना पड़ेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपकी जितनी टर्नओवर हुई है उसका जो 8% है, अगर आपकी नॉन डिजिटल पेमेंट्स आई है, और अगर आपकी किसी भी डिजिटल मेथड से पेमेंट आई है तो 6% हम आपकी कमाई को प्रिज्यूम कर लेंगे। इसका एक मोटा मोटा एग्जांपल पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख की सेल करी। अब उसमें 1 करोड़ रुपए जो मेरे आए हैं वो तो डिजिटली आए हैं, अदर देन कैश किसी भी मेथड से आए हैं, चेक से आए, NEFT, RTGS, गूगल पे, एनीथिंग, वो मेरा डिजिटली आया है। 6% के हिसाब से 1 करोड़ पे 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए की कमाई मेरी गवर्नमेंट अज्यूम कर ले कि भाई 6 लाख रुपए इसने कमाए हैं। और जो मैंने बची हुई रिसीट्स करी हैं या सेल करी है जो कैश में आई है,
वो 20 लाख रुपए की होगी, उसके ऊपर 8% लेंगे तो 1,60,000 रुपए गवर्नमेंट अज्यूम कर लेगी। तो टोटल 6 लाख प्लस 1,60,000 रुपए इज इक्वल टू 7,60,000 रुपए मेरी गवर्नमेंट अज्यूम कर लेगी। भाई इतनी कमाई है, और इतनी कमाई आप पीजीबीपी हेड, जो थर्ड वाला हेड था हमारा कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके हेड के अंदर आप 7,60,000 रुपए के हिसाब से अपनी कमाई मान लो। दैट्स ऑल। अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेली झंझट में नहीं जाना, ना आपको टैक्स ऑडिट के झंझट में जाना है। अब एक होता है टीडीएस करके, आपने शायद सुना भी होगा टीडीएस ये है क्या। भाई टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये बेसिकली होता क्या है कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि यार बहुत बार क्या होता है कि कोई ट्रांजैक्शन दो बंदे के बीच में हुई, अब हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि किसी ने भी रिपोर्ट ही नहीं करी, तो वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है टैक्स की चोरी हो रही हो। तो गवर्नमेंट ने सीधा सच्चा कह दिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक्स बंदा जब वाई को पेमेंट करेगा किसी भी फॉर्म की, वो बताते हैं कि भाई इस फॉर्म की पेमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल रेंट पे करेगा तो इतना % काट लेगा पे करते हुए, और वो हमारे पास जमा करा देगा टीडीएस की फॉर्म में। अब मेन पॉइंट ये है कि डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल व्यापार में भी ना जो लोग टीडीएस को नहीं समझते, अब हम लोग बहुत लोगों को पेमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा टीडीएस काट के क्यों दोगे, हम तो आपसे काम ही नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि ये जो टीडीएस है ये कॉस्ट की फॉर्म में नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये मैंने किसी को देने हैं, अब मेरे को सरकार ने कहा कि भाई 2% आप टीडीएस काट के दो, तो 2 रुपए काट लो और 98 रुपए दे दो उस बंदे को। हमने 98 रुपए दे दिए और 2 रुपए हमने उसके बिहाफ पे सरकार के पास जमा करा दिए। अब कल को जब बंदा वो आईटीआर भरेगा उस समय क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी कुछ निकलेगी, फॉर एग्जांपल 5 रुपए निकलती है। अब 5 रुपए की अगर टैक्स लायबिलिटी निकलती है, 2 रुपए उसके पास जो सरकार के पास है ऑलरेडी जमा है उसके नाम के, तो अब उसको 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो टेक्निकली उसकी कॉस्ट नहीं हुई, वो 5 रुपए तो टैक्स की फॉर्म में जाने ही थे, बस पहले टीडीएस की फॉर्म में चले गए। अब कोई बंदा पूछे कि यार मेरा तो टैक्स निकलता ही नहीं, मैं तो 2.5 लाख रुपए से कम कमाता हूँ सालाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका 2 रुपया जमा है सरकार के पास वो सरकार आपको रिफंड कर देगी जब आप आईटीआर भरोगे। अच्छा, ये जो टीडीएस होता है फॉर एग्जांपल काट के, बहुत बार क्या होता है हम ई कॉमर्स पे काम करते हैं अमेजोन पे, अमेजोन हमें एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर 1% काट के देता है सारी की सारी पेमेंट, तो ये सरकार के हिसाब से टीडीएस काट के देता है। बहुत बार क्या होता है कि आप भी पेमेंट करेंगे तो आपको क्या है टीडीएस काट के देना पड़ेगा। इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कोई रेंट हो लैंड एंड बिल्डिंग का, तो अगर सालाना 2,40,000 रुपए से आप एक्सेस में रेंट दे रहे हो तो आपको एक 10% टीडीएस काटना पड़ेगा और काट के सरकार के पास जमा कराना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसेस है वो एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट समझने वाली बात है कि टीडीएस अगर आपका कोई काट के दे रहा है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स की। मतलब बहुत सारी बातें बताती है सरकार, ये भी करो ये भी करो, पछड़े कम नहीं है छोटे व्यापारी के लिए, लेकिन खैर हमें तो कंप्लाई करना है, सरकार के हिसाब से चलना है। एडवांस टैक्स बेसिकली क्या है कि सरकार आपको कहती है कि फॉर एग्जांपल आपने इस साल कमाई करी, एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में कुछ कमाई करी, तो सरकार कहती है कि आपकी जितनी जितनी कमाई हो रही है आप हर क्वार्टर उसको हमें जमा करते रहो एक पोर्शन में। फॉर एग्जांपल क्या है, फर्स्ट क्वार्टर में आप 15% ऑफ दी टोटल कमाई जो आप लगभग साल में करोगे, फॉर एग्जांपल आप साल में कमाओगे 100 रुपये, तो आप 15 रुपये हमें जमा कर दो। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में क्या है कि वो कहती है कि 45% आप दे दो, तो आपको लगता है कि यार 100 रुपये मैंने कमाने हैं, तो अब उसका 45% हो गया 45 रुपये। 15 रुपये मैं ऑलरेडी सरकार को दे चुका हूँ, तो बचे हुए बैलेंस के 30 रुपये भी मैं आपको सरकार को सेकंड क्वार्टर में जमा कर दूंगा। तो ऐसे एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे। लेकिन अगर आप सेक्शन 44AD में है, यानी आपने प्रिजम्पटिव इनकम वाली स्कीम ली हुई है, आप उसको ऑप्ट इन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 15 मार्च में, यानी जो 4th क्वार्टर होता है, तभी अपनी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। हर क्वार्टर पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब अगर इस सारी चीज़ को कंक्लूड करना है तो बहुत सिंपल भाषा में अब ले आते हैं, सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक सिंपल भाषा में समराइज कर देते हैं। भाई एक तो आप सबसे पहला पॉइंट अपनी आईटीआर भरो, आपकी कमाई कम भी है तो भी आप भरो, छोटे व्यापारी हो कोई दिक्कत नहीं है, 500-1000 रुपये में कोई बंदा आपकी इजीली नील की आईटीआर भर देगा, आप वो आईटीआर भरवाइए, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अगर ठीक ठाक यार 6 और 8% कमाते हो तो मेरे हिसाब से सीधा सच्चा 44AD ले लो, अगर आप उसकी कंडीशंस को अप्लाई करते हो कि आपकी टर्नओवर पिछले साल में 2 करोड़ से कम है, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, अप टू 2 करोड़ से, और आप या तो एक इंडिविजुअल हो, एक मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी, या आप एक HUF हो या पार्टनरशिप फर्म हो, जो कि मोस्टली छोटे व्यापारी यही होते हैं। कोई छोटा व्यापारी कंपनी खोल के नहीं बैठेगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, जिसकी 2 करोड़ की सेल है 99% केसेस में। तो अगर आप वो लेके चल रहे हो तो यार 44AD भरो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पछड़े से बचोगे, आप धंधा करोगे, इस सब चीज़ों में ही चलते रहोगे, तो आप डेली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से बचोगे, आप टैक्स ऑडिट से बचोगे, सीधा सच्चा सरकार को 8% अज्यूम करके, अगर आपकी नॉन कैश पेमेंट, अगर आपकी कैश पेमेंट्स है और अगर आपकी नॉन कैश पेमेंट्स है, डिजिटल पेमेंट्स है, तो 6% अज्यूम करके उनको पैसा दे दो। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, आपकी मगजमारी बहुत ज़्यादा बचेगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल भाई कोई बंदा कह सकता है कि यार ना मेरी तो 8%
कमाई नहीं है यार, या 6% कमाई है ही नहीं, मैं तो इतना नहीं दिखा सकता, मेरी तो कमाई उससे कम है, या फॉर एग्जांपल मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, मैं 44AD के लिए कॉम्प्लाई नहीं करता, तो उस केस में फिर आपको क्या नाम है नॉर्मल रूट से जाना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा और सरकार के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अज्यूम करता हूँ कि यार इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, 2-4 चीज़ें पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ये पॉइंट्स क्या है, आप शायद खुद एक टैक्स एक्सपर्ट नहीं बन सकते और आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है टैक्स एक्सपर्ट बनना, लेकिन कल को आप अगर अपने सीए से डील कर रहे हैं या आप अपने टैक्स एक्सपर्ट से डील कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार टैक्सेस कैसे चलते हैं, कैसे मैं अपने टैक्सेस को बेटर से बेटर इंप्रोवाइज कर सकता हूँ, कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।